प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बढ़िया है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए तो बेटा हमारा एक टॉपिक समास का, जो मैंने आपको ज्वाला बैच में नहीं पढ़ाया था, है ना प्यारे दोस्त। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं आपको अलग ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आज इसके लिए क्लास आपके सामने शेड्यूल कराई है। तो सभी प्यारे बच्चे इस क्लास को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरह से आप पढ़ेंगे, है ना, और एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे, एक एक नियम को बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइएगा जल्दी से जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। आओ बेटा, तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं समास। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग समास। हेडिंग डालिए मेरे प्यारे बच्चों, समास। अब आपसे एक बात पूछी जाती है समास के अंदर, इस समास का मतलब क्या होता है। तो मेरे बच्चों जैसा आपको जानते हैं मेरे बच्चे, कविता परिहार गुड मॉर्निंग बच्ची। तो बेटा समास उसे कहते हैं जब कोई दो शब्द हो, दो सार्थक शब्द हों और उनको मिला करके हम एक सार्थक शब्द बना देते हैं और छोटे रूप में उसका अर्थ पूरा व्यक्त कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है? वो समास होता है। ठीक है, आरती सैनी बीएसएफ वालों के लिए नहीं है सर। बेटा बीएसएफ वालों को मैंने पढ़ा दी क्लास, है ना, अग्नि बैच में मैंने उनको पढ़ा दी। ये आपकी क्लास में नहीं पढ़ाई थी, इसलिए ये आपको पढ़ाना है मुझे, है ना। मोहित सिंह नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। ठीक है, हाँ बच्चों। धनवीर सिंह नमस्ते, अजय कुमार नमस्ते। बेटे जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। उनके वैसे मैंने अग्नि बैच में क्लास पढ़ा दी थी, आप फिर पढ़ सकते हैं। ओके, राधे राधे भी, राधे राधे सभी को। बेटा मोहित, यहाँ पर मैं आपका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप ये ऐसे जवाब बेटा यूट्यूब पर पूछते हैं, वहीं पूछा करो। यहाँ पर फिजिकल की कोई डेट अभी आएगी तो तुम्हें मुझसे पहले पता चल जाएगा, है ना। हाँ, अग्नि बैच में बेटा मैंने पढ़ा दिया, सोएब खान याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों समास को हम लोग समस्त पद भी कहते हैं। समास को हम लोग समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद का मतलब क्या है? दो पदों को जब मिलाकर के एक कर दिया जाता है तो वो पद हमारा क्या कहलाता है? समास पद समस्त पद कहलाता है। हाँ, ठीक है, तो बेटा इसको हम समस्त पद या मेरे बच्चों सामासिक पद भी कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं, अच्छे से याद रखना। फिर आपसे पूछेगा, एक कोई नया क्वेश्चन आएगा कि समास का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, समास का अर्थ, समास का अर्थ संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना। कोई शब्द आप बहुत बड़े रूप में बोल रहे हैं तो उसको छोटा करके बोलना ही समास है मेरे दोस्त। तो बेटा इसको संक्षेप या मेरे प्यारे बच्चों संक्षिप्तीकरण, समास का अर्थ बेटा संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है बच्चों, होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है आपके सामने कि ये बताइएगा समास का विलोम क्या होता है, उल्टा क्या होता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों समास का विलोम, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो मेरे साथ साथ अपना रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? व्यास होता है। यदि आपको पेपर में विग्रह मिलेगा तो बेटा आपको पहले से तो विग्रह देगा नहीं, और यदि वो व्यास और विग्रह दोनों दे दे तो आप लोगों को आंसर व्यास लगाना है, विग्रह मत लगाना। यदि व्यास ना हो तो आप विग्रह लगा देना, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। ओके, बात समझ में आ गई आपको? सब लोग ध्यान रखेंगे इस बात को मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। अब आपसे पूछा जाता है कि समास की परिभाषा क्या होती है। समास की परिभाषा क्या होती है वो आप बता दीजिए।
तो मेरे बच्चों आप लिखेंगे परिभाषा। समास की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए सार्थक शब्द को समास या समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के योग से बने, पदों के योग से बने नए सार्थक शब्द को, सार्थक मतलब जिसका अपना अर्थ हो, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक है बेटा, दो या दो से अधिक पदों के योग से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे बच्चों एक उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा, आप लोग मुझे बताएंगे। जैसे बेटा मैंने एक शब्द लिखा गंगा जल। यदि मैं इस समास का विग्रह करूंगा, इस समास शब्द को तोड़कर बताऊंगा, तो कैसे बताऊंगा? गंगा का जल क्या कहलाता है? गंगा जल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मैं समास विग्रह कैसे करूंगा? गंगा का जल, गंगा का जल। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। पहला पद हो गया गंगा, दूसरा पद हो गया जल। तो दो पद मिले और दो पद मिलकर के एक शब्द बन गया सार्थक, गंगा जल। अब आपसे मैंने ये पूछा बेटा, श्री कुरशाना पहर पहर परहद जी, अभी बेटा सारी हिंदी वैसे तो पूरी आपकी हो चुकी है ना, लेकिन ये टॉपिक रह गया था, तो मैंने इसको सोचा कि इसको लाइव ही पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चों गंगा जल इसका क्या हो गया? समास विग्रह। ओके, अब मेरे आपके अंदर एक बात आएगी, समझ सर भैया ये विग्रह का मतलब क्या होता है, समास विग्रह किसे कहते हैं, ये और बता दीजिए। कभी पूछ ले एग्जामिनर तो बिल्कुल। तो मेरे बच्चों लिख देंगे समास विग्रह, हेडिंग डाल देंगे समास विग्रह, और इसके बारे में लिखेंगे किसी भी समस्त पद को तोड़कर या समस्त पद को अलग करके उसका अर्थ स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। लिखेंगे किसी समस्त पद को अलग अलग करके, क्योंकि समस्त पद तोड़ेंगे तो दो पद निकलेंगे, अलग अलग करके उसके अर्थ को, उसके अर्थ को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चे, किसी समस्त पद को अलग अलग करके उसके अर्थ को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे बेटा मैं आपके सामने दो उदाहरण भी पेश करता हूं। मैंने लिखा दशानन, और बच्चों दूसरा मैंने लिखा दाल भात। अब इन दोनों का आप लोग मुझे समास विग्रह करके बता दी। ये तो हो गए बेटा क्या आपके समास, जो छोटे रूप में लिखा हुआ है। अब इसका आप मुझे समास विग्रह करके बताएंगे मेरे बच्चों, समास विग्रह कैसे होगा।
इसका समास विग्रह कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? दशानन किसे कहते हैं? दशानन का समास विग्रह कैसे करेंगे? अब 10 है आनंद जिसके, वो भगवान कौन है? रावण। तो एक विशेष व्यक्ति होगा या कोई भगवान होगा। तो 10 सर किसके थे? रावण के। तो आप कहेंगे 10 है आनंद जिसके। समास विग्रह किया आपने, 10 10 हैं आनंद जिसके। तो वो कौन हो गया मेरे बच्चों? रावण। ठीक है। आगे आया दाल भात। तो दाल बेटा एक वो होती है जो सब्जी बनती है ना? ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा कविता, बिल्कुल, वेरी गुड। और भात क्या होता है? चावल, है ना? तो मैंने कहा दाल और भात, दाल और भात, दाल और भात। तो मेरे बच्चों जिस समास के बीच में और लगा हो, या लगा हो, अथवा लगा हो और दोनों पद ही उसके प्रधान होते हैं, अब बेटा वो समास हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। तो ये हमारा किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। और ऊपर वाला किसका था मेरे बच्चों? बहुव्रीहि समास। ठीक है ना? बहुव्रीहि समास का उदाहरण था। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, वेरी गुड, ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ये बताइए हिंदी में समास कितने हैं? बताइए, बोलो बच्चों, हिंदी में कुल समास कितने हैं? बोलो मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको आंसर देना होगा। हिंदी में समास के 6 भेद हैं। ठीक है। तो मेरे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे बच्चों? 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं वो आप अच्छे से जानेंगे, और उनके बारे में मैं आपको ये भी बताकर चलूंगा यहां पर कि किसका कौन सा पद प्रधान होता है। ऐसा क्वेश्चन भी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है। आइए बच्चों, तो मेरे बच्चों समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। तो आपको अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है। आइएगा। नंबर 1 होता है मेरे बच्चों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है बेटा? दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। तीसरा होता है मेरे बच्चों आपका कर्मधारय समास। ठीक है। नंबर चौथा होता है मेरे बच्चों द्विगु समास। नंबर 5वां होता है बेटा द्वंद्व समास। और छठा होता है मेरे बच्चों बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो ये 6 के 6 समास आपको याद रखने हैं। ठीक है अमर सिंह, नमस्ते भाई, नमस्कार। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला होता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसका पहला पद कभी नहीं बदलता। जिसका पहला पद कभी नहीं बदलता बेटा, वो हमेशा एक उपसर्ग, एक उपसर्ग के रूप में कार्य करता है। मेरे प्यारे बच्चों अव्यय पद होता है, वो कभी नहीं परिवर्तित, है ना? ध्यान रख। तो मेरे बच्चों इसका प्रथम पद प्रधान होता है, जिससे हम इसकी पहचान करते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब समझते हैं? जिसके ऊपर वाक्य आधार, जिसके ऊपर समास आधारित होता है, जिससे हम समास का पूरा डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा समास है। प्रधान। और जो गौण होता है उसकी कोई वरीयता नहीं होती, उसे माना भी नहीं जाता। ठीक है। प्रधान कौमा अव्यय होता है। अव्यय।
उपसर्ग का रूप रखता है, उपसर्ग रूपी। ठीक है बेटा, उपसर्ग रूपी। आगे आता है नंबर 2, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और मेरे बच्चे इसमें कारक की 6 विभक्ति लगती हैं। कारक की 6 विभक्तियों के आधार पर इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका समास विग्रह करते हैं। तो मेरे बच्चों ये भी आप ध्यान रखना, लिख देंगे इसका उत्तर पद प्रधान है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है मेरे बच्चों, और बेटा ये भी ध्यान रखना, कारक की 6 विभक्तियां लगती हैं, कारक की 6 विभक्ति आती हैं। कारक की 6 विभक्ति आती है। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। आगे आ जाइए। फिर आता है बेटा कर्मधारय समास। देखेंगे इसका भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि पद भी बता दूंगा अभी, है ना। उत्तर पद किसको बोलते हैं, पूर्व पद किसको कहते हैं, प्रधान। ठीक है। द्विगु समास में मेरे बच्चों आपको याद रखना है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है। बेटा विवेक, उदाहरण नहीं पढ़ रहे हैं, उदाहरण अभी इनके पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है। अभी तो कहते हैं ना, अभी तो चावल आया है, दूध आया है, खीर, चीनी आई है और कुछ काजू आए हैं, है ना। वो सारी चीज अभी इकट्ठी कर रहे हैं हम लोग। फिर जब हमारे पास सारी सामग्री होंगी, फिर उनके लिए बेटा हम उनकी खीर बनाएंगे। तो खीर अभी आगे है, अभी तो हम ये सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है। द्विगु समास में लिखेंगे प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, और उत्तर पद क्या होता है बेटा, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखना। और मेरे बच्चों द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद। दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, और बेटा कोई तीसरा पद इसमें प्रधान बनता है। दोनों पद अप्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पदों से, दोनों पदों के मिलने से, दोनों पदों के मिलने से तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान बनता है। तीसरा पद प्रधान बनता है, जैसे मैंने बताया था लंबा प्लस उदर। तो लंबा एक अलग पद है, पहला पद लंबा हो गया, और उदर बेटा दूसरा पद हो गया, जिनको मिलाकर के एक पद बन गया लंबोदर, जो किसी एक विशेष की तरफ जाता है, जैसे आप कहते हैं गणेश। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना। अब बच्चों कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया पद प्रधान कैसे कैसे होते हैं, ये तो आपने बता दिया, लेकिन वो पद कौन से होते हैं ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, समस्त पद का मतलब होता है, समस्त पद मतलब इसे कहते हैं जिसमें दो पद होते हैं,
दो पद होते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों जैसे पहला पद जिसको बेटा पूर्व पद कहा जाता है, जिसको पूर्व पद कहते हैं। ठीक है ना? फिर मेरे प्यारे बच्चे प्लस होता है दूसरा पद जिसको बेटा उत्तर पद कहते हैं, है ना? जिसको प्यारे बच्चे उत्तर पद कहते हैं। ठीक है भाई? बेटा ये क्लास अग्नि बैच वाले बच्चों के लिए तो हो गई है, लेकिन ये ज्वाला बैच वाले बच्चे जो आपके साथ सीआईएसएफ वाले हैं उनके लिए नहीं हुई थी, तो उनके लिए ये क्लास है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा ये क्लास उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपकी क्लास हो चुकी है, आप उसे पढ़िएगा। ठीक है? जैसे बच्चों मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, लंबोदर। लंबोदर तो बेटा पहला पद हो गया हमारा लंबा, और दूसरा पद हो गया बेटा उदर। और जब मैं इन दोनों पदों को जोड़ूंगा तो हमारा लंबोदर पद एक समस्त पद बनेगा। तो जिसमें मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों पद लंबा और उदर दोनों मिलकर के क्या हो गए, एक किसी तीसरे पद का इन्होंने जन्म कर दिया, जन्म दे दिया, निर्माण कर दिया। और वह पद हमारा क्या हो गया, एक समस्त एक सार्थक पद बन गया, जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष भगवान के लिए इशारा निकलता है, जिसको हम गणेश भगवान के नाम पर, गणेश भगवान के लिए इसको पुकारते हैं। ऐसे ही बच्चों एक मैंने उदाहरण और दिया था आपको, क्या बेटा, एक उदाहरण था घास पूछ, घास प्लस पूस। ठीक है ना? घास पूस। तो बेटा ये दोनों पद क्या है, दोनों ही प्रधान होते हैं, और इनसे मिलकर के हम कोई तीसरा पद प्रधान नहीं बनाते, इनका सिर्फ हम घास और पूस ऐसे करके बेटा इसका समास विग्रह कर देते हैं। याद रखना। तो मेरे बच्चों इसमें दोनों पद प्रधान है। ठीक है? अब एक तीसरा उदाहरण देता हूं। मैंने लिखा जैसे आपके सामने नवरात्रि। नवरात्रि तो आपको पहले पद में संख्या नजर आ रही है, और 9 रातों का समूह नवरात्रि कहलाता है, एक समुदाय बन गया, जो मेरे बच्चों द्विगु समास हो गया। ठीक है ना? तो बेटा 9 9 और रात्रि, है ना? 9 रात्रियों को मिलकर के एक नवरात्रि समूह शब्द बना। तो ये 9 जो संख्या है, 9 9 जो संख्या हो रही है बच्चों, ये संख्या क्या है मेरे बच्चे, ये संख्या है। तो संख्या जब भी आती है किसी भी शब्द में पहले, और वह किसी समूह या समुदाय का बोध करा रही है, तो मेरे बच्चे वहां पर द्विगु समास होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका समास विग्रह होगा 9 9 रात्रियों का समूह, समुदाय, 9 रात्रियों का समुदाय, 9 रात्रियों का समुदाय या समूह क्या कहलाता है, नवरात्रि। ओके? तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना है, इसका बेटा कैसा, उत्तर पद ही प्रधान है, इसके दोनों पद प्रधान है, ये दोनों पद अप्रधान है, और पहला पद इसका संख्यावाची है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है? वेरी गुड। अब बच्चों हम चलते हैं आगे, कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ एक नया समास पद पढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आई होंगी, आपने समझी होंगी। अब हम पहला समास जो हमारा होता है उसे पढ़ते हैं। तो पहला पद कौन सा होता है बेटा, उसकी भी देखो मैं आपको पहचान बताऊंगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो आपको मैंने सीधी सी एक परिभाषा, इसकी सीधी सी बात समझाई है। जिस पद का, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद
अव्यय हो, उपसर्ग रूपी हो, कभी न बदलने वाला हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे बच्चों, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय कौमा उपसर्ग रूपी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब तुम्हें इस समास की पहचान कैसे याद रखनी है मेरे बच्चों, वो आप ध्यान रखना। तो बेटा मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर आप ध्यान रख लेना। यदि वो आपने ध्यान रख लिया तो फिर आपको कोई इस समास से गलत कराने वाला कोई नहीं हो सकता। तो याद रखना, इस समास के पूर्व में आने वाले अव्यय शब्द या अव्यय पद, आने वाले अव्यय पद, ये याद रख लेना बेटा। यदि ये बात आपने ध्यान रख ली तो फिर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखना, अव्यय पद कौन कौन से होते हैं। जिस समास के शुरू में आपको आ, पिरती, अनु, भर, यावत और यथा, पे और शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति ये मेरे बच्चों पहचान ध्यान रख लेना। यदि आपने ये पहचान याद रख ली तो आप लोग इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे। जो मेरे बच्चे अग्नि बैच वाले इस क्लास को देख रहे हैं वो उदाहरण दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने उदाहरण पढ़ लिए हैं। तो बेटा जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने बोला आजीवन, आजीवन में कौन सा समास है। तो आ लगा मिल रहा है आपको शुरू में, मिल रहा है ना। आजीवन मतलब पूरे जीवन या जीवन भर, जीवन भर। ठीक है, मैंने कहा आजीवन, ऐसे ही बच्चों मैंने लिखा आजन्म, मैं तुम्हारी आजन्म सेवा करूंगा। आजन्म मतलब मेरे बच्चों जन्म से लेकर पूरे जीवन, ऐसे आप इसका समास विग्रह आपको मिले। ठीक है, और बच्चों और भी उदाहरण देता हूं, जैसे आजीवन हो गया। मैंने कहा बेटा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ठीक है, समझ में आई बात। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। मैंने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन तो प्रतिदिन मतलब दिन दिन, दिन दिन या मेरे बच्चों हर दिन, प्रतिदिन जिसे आप कह देंगे हर दिन। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपके वैसे भी दे सकता हूं। मैंने कहा रातों रात, है ना, रातों रात, रातों रात। तो बेटा मैंने कहा रात ही रात, रात ही
रात में, ठीक है ना, रात ही रात में। मैंने कहा अनजाने, अनजाने, जाने बिना, जाने बिना, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने कहा बेमतलब, बेमतलब, बेमतलब कैसे कर देंगे बेटा, मतलब के बिना, मतलब के बिना, ठीक है। जैसे एक शब्द लिखा मैंने बच्चों आपका निडर, निडर, तो निडर के क्या बोलेंगे आप, बिना डर के, बिना डर के, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, अनुरूप, भरपेट, प्रतिदिन, है ना, ठीक है बच्चों। तो कुछ शब्द ऐसे ही लिख देता हूं बेटा, जैसे मैंने आपसे बोला अनुरूप, भरपेट, जिसका विग्रह होता है पेट भर के, है ना, भरपूर, भरपूर, अनुकूल, ये सभी याद रखना इन शब्दों को, अनुकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है बेटा। आपने कहा गली गली, यार गली गली, हर गली, गली गली, राम राम, है ना, ये बेटा आपको ध्यान रखने हैं, ये शब्द हमारे ध्यान रखें, ठीक है दोस्त, ओके। तो मेरे बच्चों ये हमारे होते हैं मेरे साथी अव्ययी भाव समास के उदाहरण। जैसे नंबर 8 में मैंने कहा धड़ाधड़, है ना, धड़ाधड़। नंबर 9 बेटा एक शब्द लिख दिया मैंने, जैसे आपके बेईमान, बेईमान, लापरवाह, लापरवाह, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, लापरवाह, लापरवाह, ओके। यथासंभव, बहुत सारे शब्द आपको याद रखने हैं, यथाशक्ति, यथासंभव, तो मेरे बच्चों ये सभी इसके उदाहरण है बेटा, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना। समझ में आ गई बात, बोलो बेटा। पीयूष चौधरी अग्नि बैच में कराया था मैंने क्लास, ज्वाला बैच में नहीं कराई थी, उसके लिए करा रहा हूं, ठीक है बच्चों, बोलो। जैसे मैंने कहा बेलगाम, यार तुम तो बेलगाम आदमी हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, बेलगाम, बिना लगाम के। एकंठ या आकंठ, आकंठ करिए, आकंठ, ठीक है बच्चों। तो ये सभी शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ये सभी समस्त पद हैं, समस्त पद हैं जो बेटा हमारे अव्ययी भाव समास में आते हैं, भरपूर, आजन्म, आजीवन, है ना, धड़ाधड़, यथासंभव, यथाशक्ति, दिनों दिन, रातों रात, राम राम, घरों घर, घर घर, है ना दोस्तों। इस तरह से आपको मेरे प्यारे बच्चे ये याद रखने हैं कि जब भी किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, घर घर, है ना, ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से यही आंसर लगाने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ओके। बोलो भाई, क्लियर है ना, कर दोगे मेरे दोस्तों, यही चीज आपको याद रखनी, ठीक है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखें। अब आगे आते हैं मेरे बच्चे, आपका नेक्स्ट जो भेद होता है समास का, वो होता है तत्पुरुष समास। फटाफट, नंबर दूसरा भेद जो होता है बेटा, वो आपका तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास। तो लिखेंगे जिस समास को या जिस समास में कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। लिखेंगे जिस समास में कारक की
विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। उसे कौन सा समास कहते हैं बेटा? तत्पुरुष समास कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चों। और बेटा इसमें विशेष करके एक बात ध्यान रख लेना, कौन से कारक का प्रयोग नहीं होता वो भी आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। वो दो कारक हैं बेटा, एक तो आपका कर्ता कारक नहीं आता, कर्ता और संबोधन, ये दो कारक नहीं आते, अन्यथा सभी आते हैं, है ना। ठीक है बच्चों। हाँ, तो मेरे बच्चों तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना अच्छे से। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, मैंने इसमें उदाहरण दिया, उदाहरण में आप समझेंगे। एक समास लिया मैंने बेटा राजकुमार, और इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ये बात मैं समझा कर आया हूं। तो मेरे बच्चों आप इसका विग्रह कैसे करेंगे? राजा का कुमार, राजा का कुमार मतलब बेटा, है ना। तो मेरे बच्चों इसमें कारक की विभक्ति आई संबंध कारक की, आई ना। अब संबंध कारक की विभक्ति आई है, इसी तरह से बेटा आपको याद रखना 6 कारक की विभक्ति आती हैं, अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो, तो पहला कारक हम डालते हैं, पहला कारक हम डालते हैं नंबर 1। पहला कारक जो इसमें आता है मेरे बच्चों, वो कर्म कारक आता है बेटा। कर्म तत्पुरुष कहते हैं इसको। ध्यान रखना कि मेरे बच्चों इसमें कर्ता और संबोधन नहीं आते हैं, दोनों कर्म कारक से शुरू करते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है ना। मेरे बच्चों लिखेंगे जिस समास में को, जिस समास में को कारक की विभक्ति आती है, विभक्ति आती है, आती, ठीक है बच्चे। अब इसमें कुछ उदाहरण देंगे सभी लोग। जैसे बच्चों मैंने दिया एक उदाहरण जेब कतरा, जेब कतरा। दूसरा उदाहरण लिखा बेटा मैंने स्वर्ग प्राप्त। तीसरा उदाहरण लिखा मैंने मेरे बच्चों चिड़ी मार। तो बेटा आपको इसमें को कारक की विभक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप जानते हैं कैसे करेंगे आप लोग? बोलो भाई। जेब को काटने वाला जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार आप स्वर्ग प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, ठीक है मेरे बच्चों। और चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, वो होता है चिड़ी मार। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला,
ठीक है बच्चे। नंबर 4 लिखा मैंने, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने कहा मेरे बच्चे, जैसे मैंने कहा गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। नंबर 5 गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है ना। ग्रामागत, ग्राम को आने वाला, ग्राम को आने वाला, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो ये आपको तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष इस प्रकार ध्यान रखना है। और मेरे बच्चों, ये द्वितीय द्वितीय तत्पुरुष होता है, द्वितीय तत्पुरुष, कभी इसे प्रथम बना दो आप, द्वितीय तत्पुरुष। अब आता है मेरे बच्चे नंबर दूसरा इसी का खंड, नंबर 2 तत्पुरुष का, जो होता है मेरे बच्चे करण का, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास बेटा कैसे याद रखेंगे आप लोग? करण तत्पुरुष किसे कहते हैं समझते हैं आप लोग? जिसमें करण कारक की विभक्ति आती है वो करण तत्पुरुष है। तो करण तत्पुरुष में किस कौन कौन सी विभक्ति आती है? से, एक तो से और कॉमा के द्वारा, से कॉमा के द्वारा से बने हुए समास विग्रह करेंगे इनका आप लोग। जैसे बच्चों इनके उदाहरण में देता हूं, उदाहरण से ही समझ जाएंगे, परिभाषा इसकी कुछ भी नहीं होती है ना। ये परिभाषा बिल्कुल सीधी सी बात है ना, कि आप जैसा हाथ से लिखेंगे वैसा ही बच्चों आपको समझ आएगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैंने लिखा एक आपके सामने उदाहरण, मैंने कहा तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। तो मेरे बच्चों, और इसको याद रखना है, तृतीय तत्पुरुष है आपका, तृतीय तत्पुरुष। पूछ लेता है ऐसे भी आंसर है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय कौन सा तत्पुरुष? तुलसी कृत। ठीक है, जन्मजात है ना, जन्मजात। नंबर 1 तुलसीकृत, नंबर 2 जन्मजात। किसी किसी में लक्षण देखे होंगे ना तुमने, वो जन्मजात होते हैं। नंबर 3 मेरे बच्चों, मैंने कहा जन्मांध, जन्मांध, जन्मांध। तो आप कैसे समास विग्रह करेंगे करके बताइए भाई मुझे सब लोग। तो मेरे बच्चे, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा जो किया हुआ है, तुलसी द्वारा कृत, जन्म से जात, जन्म से जात या जन्म से उत्पन्न हुआ है। आपके अंदर कोई लक्षण है तो बेटा वो जन्मजात है। बेटा हर्षित यादव, प्रैक्टिस सेट तो डेली कराता हूं रोजगार डिफेंस पर, वहां पर मिला करो। जन्मान, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जो जन्म से अंधा है उसे जन्मांध कहेंगे आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। बताइए, मैंने कहा हस्तलिखित, मैंने बेटा नंबर 4 एक उदाहरण लिखा, सब लोग मुझे इसका विग्रह कर दिखाएंगे। हस्तलिखित, हस्तलिखित। और नंबर 5 बच्चों, मैंने कहा रोगातुर, रोगातुर। तो हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। रोगातुर, रोग से आतुर। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे बच्चों। मैंने कहा मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है बेटा, तो ये आपको यहां तक की बात ध्यान। कितने बजे होगा आरती यादव? बेटा 12 बजे होगा, 12 PM। रोजगार RWA डिफेंस पर, रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर मेरे बच्चों प्रैक्टिस सेट कराता हूं मैं, 12 PM मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहां तक आज हमने पढ़ा है ना। तो मेरे बच्चे आगे इससे कल मैं आपको इसकी क्लास पूरी कराऊंगा। ठीक है, कल नववर्ष है तो नववर्ष में भी क्लास जरूर लूंगा।
ठीक है मेरे बच्चों, तो बताइए भाई, आपने ये सारी चीजें पढ़ी, एक बार पुनः आपके सामने रिवीजन करता हूं, इनका सबको दोहरा देता हूं। आइए बच्चों, तो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं समास को। ध्यान रखना, समास का अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। समास का विलोम व्यास होता है। दो या दो से अधिक पदों के योग से बना हुआ शब्द जो होता है ना मेरे बच्चों, करुणा से पूर्व, करुणापूर्व, बिल्कुल, उन्हें समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। किसी समस्त पद को अलग करके उसके अर्थ को स्पष्ट करना विग्रह कहलाता है, समास विग्रह। आज भी होगा, बिल्कुल होगा जादव, ठीक है। समास विग्रह वह होता है जो उसके बारे में स्पष्ट करना, ठीक है। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं और 6 भेद आपके सामने हैं। अव्ययी भाव जिसका प्रथम पद प्रधान अव्यय होता है। दूसरा पद तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, कारक की 6 विभक्ति आती हैं। कर्मधारय समास इसके उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। द्विगु समास इसका भी प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। मेरे बच्चों, द्वंद्व समास इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। नहीं बेटा, प्रहलाद बीएसएफ के नहीं, सबके कराता हूँ, दोनों का मिक्स प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। बहुव्रीहि समास जिसके दोनों पद अप्रधान और कोई तीसरा पद प्रधान बनता है, आगे याद रखेंगे। फिर मेरे बच्चों, समस्त पद जिसमें 2 पद होते हैं मेरे बच्चों, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया लंबोदर, इसमें 2 पद हैं, लंबा और उदर, दोनों अप्रधान है और कोई तीसरा शब्द प्रधान बनना है जो एक विशेष व्यक्ति की तरफ जा रहा है, गणेश की तरफ, है ना। फिर मैंने बेटा कहा घास पूस, घास और पूस दोनों पद प्रधान है, ये द्वंद्व समास का हमारा उदाहरण होता है, द्वंद्व समास का, ठीक है ना, द्वंद्व समास। फिर आया बेटा नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह या समुदाय जो होता है उसे मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं, उसे मेरे बच्चों नवरात्रि कहते हैं। एक समूह बनता है 9 दिन का, जिसे हम द्विगु समास कहेंगे। फिर मेरे बच्चों, मैंने अव्ययी भाव समास आपको बताया, पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय रूपी होता है, अव्यय होता है ना, कभी नहीं बदलते, जिसमें आ, प्रति, भर, अनु, यथा, है ना, आदि शब्दों का या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वो मेरे बच्चों क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। ध्यान, फिर उदाहरण है कुछ हमारे ये, इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर मेरे प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास मैंने बताया जिसमें कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है ना, जिसमें प्रथम तत्पुरुष होता है हमारा, इसके अनुसार कर्म तत्पुरुष, वैसे हमारा द्वितीय कारक की विभक्ति होती है, यहाँ पर प्रथम मानी जाती है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आपको पता है बेटा, इसमें कर्ता और संबोधन कारक शामिल नहीं, ठीक है। तो बेटा जेब कतरा, स्वर्ग प्राप्त, चिड़ी मार, यश प्राप्त, गगनचुंबी, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। और आपके पास बुक होगी, उससे अच्छे से रिवीजन करना, और बेटा प्रैक्टिस सेट करोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। फिर बेटा करण तत्पुरुष है जिसको हम तृतीय तत्पुरुष कहते हैं, तुलसी कृत, जन्मजात, जन्मांध, हस्तलिखित, रोगातुर, मनचाहा, है ना बच्चों, करुणापूर्ण, ये सब हमारे आंसर होते हैं, विकल्प होते हैं इसके उदाहरण रूपी। आपको ध्यान रखना है, आपको जानना, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और कल भी फिर मिलते हैं पुनः इस क्लास को पूरा करने के लिए। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, और बेटा 12 बजे मिलते हैं रोजगार डिफेंस परिवार चैनल पर, वहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए, तो सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों।